नमस्कार। मेरी कहानी के चैनल हमारी कहीं पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है औरत की बेबसी। अरे ओ चंचल, सुन, क्यों नहीं रही? कब से गला फाड़े जा रही हूँ मैं, और तुम हो कि चुप बैठी हो? हाँ, आ आकर खा लो। 60 साल की रमा अपनी 10 साल की नातनी चंचल को कब से खाने के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन चंचल है कि जिद ठान कर बैठ गई। नहीं खाना है तो बस नहीं खाना है। ए बिटिया, अब इस बुढ़ापे में मुझे क्यों सता रही हो? चल ना, खा लें हम दोनों। दरवाजे पर आम के पेड़ के नीचे मुंह फुलाकर बैठी चंचल के पास आकर नानी ने खुशामद की। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो नानी, कहकर चंचल ने मुंह फेर लिया। ऐसा भी हुआ है कभी, तुम भूखी रहो और मैं खा लूं? कहते हुए नानी ने उसे पुचकारा। तो फिर मान लो ना मेरी बात, मम्मी से बोलो यहाँ आए। अच्छा, बोलूंगी मैं। चल अब खा ले। 10 दिन से तो यही बोलकर बहला रही हो, लेकिन मम्मी से नहीं कहती। अभी फोन लगाओ और मेरी बात कराओ। मैं खुद ही बोलूंगी आने के लिए। बोलूंगी कि यही कोई काम कर ले। कोई ज़रूरत नहीं है शहर में काम करने की। मुझे यहाँ छोड़कर चली जाती है और 3-4 महीने में एक बार आती है, वो भी एक दिन के लिए। ऐसा भी होता है क्या? सबकी माँ तो साथ में रहती हैं। लगाओ ना फोन। चंचल मन की सारी भड़ास निकालने लगी। तुम जरा भी नहीं बदली। तुम समझती नहीं हो बिटिया। मम्मी काम पर होंगी, अभी फोन करेंगी तो उसका मालिक खूब बिगड़ेगा और पैसा भी काट लेगा। फिर तेरे स्कूल की फीस जमा ना हो पाएगी। इस महीने की जब फुर्सत होगी तब वो खुद ही करेगी फोन। नानी ने समझाने की कोशिश की। ठीक है, मत करो। अब उनसे बात ही नहीं करनी मुझे कभी। जब मन होता है बात करने का तो मैं कर ही नहीं सकती। वे जब भी करेंगी तो 4 बजे भोर में ही करेंगी। नींद में होती हूँ तब मैं आँख भी नहीं खुलती है ठीक से, तो बात कैसे कर पाऊंगी? तुम ही बताओ नानी, ये क्या बात हुई? अच्छा अच्छा, ठीक है, इस बार आने दो उसे, जाने ही नहीं देंगे। नानी ने उसका समर्थन किया। हाँ, अब यहीं रहना पड़ेगा उन्हें हमारे साथ। चलो नानी, अब खा लेते हैं, भूख लगी है जोरों की। हाँ हाँ मेरी लाडो रानी, 12 बज गए हैं, भूख तो लगेगी। चल। चंचल उछलती कूदती नानी के साथ चली गई। दोनों साथ साथ खाने बैठी।
चंचल भूख के मारे दनादन दाल भात के कौर मुंह में ठूंसती जा रही थी। ओहो, शांति से खाना, ऐसे खाएगी तो हिचकी आ जाएगी, नानी ने टोका। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। मुंह में दाल भात ठूंसती जा रही थी। आने दो हिचकी, पानी है, पी लूं। चंचल लापरवाही से बोली। नानी मुस्कुराई और उसे देखते हुए पुरानी यादों में खो गई। बेचारी नन्ही सी जान, इसे क्या पता कि इसकी मम्मी इसके लिए पैसे कलेजे पर पत्थर रखकर दूर रहकर दिसंबर की वो सर्द रात, जब वो 8 दिन की इस परी को मेरी झोली में डाल गई थी। पेट दर्द की न जाने कैसी बीमारी लगी थी मुझे। गांव घर के वैद्य हकीम से दवा दारू करके हार गई थी, लेकिन पेट दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह रह कर दर्द भर आता था। कुछ पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि शहर में अच्छे डॉक्टर से दिखा लो। दिखा तो लेती, लेकिन अकेली कैसे जाती। ना पति, ना कोई औलाद। बाप की इकलौती बेटी थी मैं। माँ मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। मेरी शादी के 2 साल ही तो हुए थे और कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। तीसरे साल में पति को जानलेवा बीमारी खा गई। बाप भी बूढ़े होकर एक दिन परलोक से धार गए। रह गई मैं अकेली। दूसरी शादी भी नहीं की। मन ही उचट गया था। हाथ में हुनर था सिलाई बुनाई का, तो कुछ कमाल काम मिल जाता और घर के पिछवाड़े 3 कट्टा जमीन में साग भाजी उगा लेती। जो आमदनी होती उसी से गुजर बसर होती रही। पेट दर्द अब असहनीय होने लगा। बड़ी खुशामद के बाद पड़ोस में सहदेव का बेटा मुरली तैयार हुआ साथ में शहर जाने के लिए। शहर तो चली गई, लेकिन मुरली के मन में न जाने कौन सा खोट पैदा हुआ कि मुझे डॉक्टर के यहाँ छोड़कर बहाने से भाग निकला। वो तो अच्छा था कि मैंने पैसा उसको नहीं थमाया था, वरना खैर मैंने डॉक्टर को दिखा तो दिया, लेकिन जब पर्चे पर जांच पड़ताल के लिए कुछ लिख कर दिया तो अकबक कुछ ना सूझ रहा था। भला उस कंपाउंडर का जिसने सब काम करा दिया था। रिपोर्ट 4 बजे के बाद मिलने वाली थी, तो मैं वहीं बरामदे में पर बैठकर रिपोर्ट और मुरली दोनों का इंतज़ार करने लगी। सोचा कि किसी काम से इधर उधर गया होगा, आ जाएगा, लेकिन ये क्या।
4 बज गए, रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन मुरली का कोई पता नहीं था। मन में चिंता हुई कि ठंड का मौसम है, 4 बज गए, मतलब अब कुछ ही देर में अंधेरा गिर जाएगा, घर कैसे जाऊंगी। तभी कंपाउंडर बाबू ने रिपोर्ट लेकर बुलाया, तो मैं झोला उठाए चल दी। डॉक्टर साहब ने बताया जांच में कुछ गंभीर नहीं है, ठीक हो जाओगी। अम्मा चिंता की कोई बात नहीं, ये सब दवाएं ले लेना, कहकर डॉक्टर ने एक और पर्चा थमाया। मन को शांति मिली। पास ही दवा की दुकान थी, वहीं से दवा ले ली। अब घर जाने की चिंता होने लगी। बस अड्डा किधर है, किस बस पर बैठूं, इतनी देर हो गई, अभी बस खुलेगी भी कि नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में अंधेरा घिर आया, तो मैंने वहीं बरामदे के एक कोने में अपने झोले से चादर निकाली और ओढ़कर ये सोचकर बैठ गई कि रात यहीं गुजार लूँगी। किसी तरह सुबह कुछ उपाय सोचूं। घर से लाई हुई रोटी और आलू की भजिया रखी थी, भूख लगी थी तो निकाल कर खा ली। 8 बजे वहाँ मरीजों की आवाजाही सी खत्म हो गई। तभी गार्ड बाबू आकर कड़क कर बोले, ए माई, इधर सब बंद होगा, अब चलो निकलो यहाँ से। बाबू, रात भर रहने दीजिए ना, अकेली हूँ और घर भी बहुत दूर है, सुबह सवेरे निकल जाऊंगी। मैं न जाने कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना था वो, अड़ा रहा अपनी बात पर। क्या करती मैं भी झोला उठाकर ठुठुरते हुए बस सड़क पर निकल पड़ी। भटकती रही घंटों, पर कहीं कोई आसरा न मिला। ठंड भी इतनी कि सब लोग वहाँ घरों में दुबक चले थे। चलते चलते मेरे पैर थक गए तो एक मकान के छज्जे के नीचे सीढ़ी पर रात गुजारने की सोचकर झूला रखा ही था कि 2-4 कुत्ते एक साथ टूट पड़े। तभी अचानक से किसी ने जोर से मुझे अपनी तरफ खींचा और घर से एक ट्रक गुजरा। मुझे कुछ होश ही नहीं। जब होश आया तो देखा कि मैं एक पेड़ के नीचे लेटी हूँ और 22-23 साल की एक खूबसूरत युवती, जिसकी गोद में नवजात बच्चा था, मेरा सिर सहला रही थी। तब समझ में आया कि अगर ये मुझे नहीं खींचती तो एक ट्रक मेरा काम तमाम कर देता। ऐसे बेखबर चलती हो, पता भी है रात के 12 बज रहे हैं, ऊपर से इतनी ठंड, और तो और आंख बंद कर के सड़क पर चलती जा रही थी।
अभी ट्रक के नीचे आती और सारा किस्सा खत्म हो जाता। वो युवती मुझ पर बरसती जा रही थी, लेकिन उसका बरसना मन को सुकून दे रहा था। पल भर में हमारे बीच न जाने कौन सी डोर बंध गई कि हमने एक दूसरे के सामने अपने दिल खोल के रख दिए। उसके दर्द को जानकर कलेजा कांप गया। मेरा उसका नाम मनीषा था। उसे उसकी सौतेली माँ ने 14 साल की उम्र में ही एक दलाल के हाथों बेच दिया था और यह बात फैला दी कि वो किसी के साथ भाग गई। दलाल ने उसे एक कोठे पर पहुंचा दिया और उसका नाम मोहिनी रख दिया। वो ना चाहते हुए भी मालिक के इशारे पर नाचती। हर रात अलग अलग मर्द उसके जिस्म के से खेलते। कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो पकड़ी जाती और फिर दुगनी मार सहती। एक बार तो वो घर भी पहुंच गई, लेकिन सब ने अपनाने से इनकार कर दिया। खूब जलीकटी सुनाई, समंदर भर कर दर्द लेकर वो लौट आई। फिर उसी अंधेरी गली में 8 दिन पहले ही उसने बेटी को जन्म दिया था। पेट से तो वो पहले भी 2 बार रही थी, लेकिन जैसे ही पता चलता कि पेट में लड़का है, फौरन पेट गिरा दिया जाता था, क्योंकि लड़कों की जिस्म से कमाई नहीं होती। इस बार लड़की थी तो उसका मालिक खुश था, लेकिन मोहिनी हर हाल में अपनी बच्ची को इस दलदल से, इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकालना चाहती थी। यही सोचकर वो आज छिपते छिपाते बाहर निकली थी कि या तो कहीं भाग जाएगी या फिर बेटी के साथ नदी में कूदकर जान दे देगी। तुम जान देने की बात कैसे कर सकती हो बेटी, जबकि तुमने मेरी जान बचाई है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे जान देने की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फिर और क्या करूं अम्मा? तुम ही बताओ, भागकर कहाँ जाऊं? लोग ना मुझे चैन से जीने देंगे, ना इस नन्ही सी जान को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है कि हम दोनों मर ही जाएं। उसके मुंह में से अम्मा शब्द सुनकर मेरी छाती में ममता की धार फूट पड़ी। तुमने मेरी जान बचाई है तो मेरी जिंदगी तुम्हारी हुई ना। अभी अभी तुमने अम्मा बुलाया मुझे और मैंने तुम्हें बेटी, है कि नहीं? तो एक माँ के रहते बेटी को किस बात की चिंता? मेरी बेटी और नातिनी मेरे साथ रहेंगी मेरे घर। नन्ही सी बच्ची को चादर में लपेटकर
अपनी छाती से लगा लिया। नहीं अम्मा, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। मोहिनी ने एकदम से इनकार कर दिया। कैसी मुसीबत? बच्चे माँ के लिए मुसीबत नहीं होते हैं। तू चल मेरे साथ। मेरा गांव शहर से दूर है, कोई खोज भी नहीं पाएगा। मैंने खूब मनहार की, लेकिन वो थी कि मान ही नहीं रही थी। सुबक सुबक कर कहने लगी, अम्मा तुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता कि इन चकाचौंध वाली गलियों के सरदार की पहुंच कितनी दूर तक है। बड़े बड़े नेता, मंत्री, अफसर और भी न जाने कितने रसूखदारों को अपनी सेवा देते हैं ये लोग। ऐसी कई हस्तियों के हाथों लुट चुकी हूं मैं भी। मोहिनी का नाम और चेहरा सबका जाना पहचाना है, फौरन ढूंढ लेंगे वे। भेड़िए हैं भेड़िए अम्मा। अब इस नरक की आदी हो चुकी हूं मैं। अब तक कोई मलाल नहीं था, लेकिन अब इस नन्ही जान के लिए कलेजा मुंह को आ जाता है। इसे किसी भी कीमत पर इस नरक में न झुकने दूंगी। उन जालिमों को चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो क्या सोचा है तुमने? मुझसे रहा नहीं गया। अम्मा, एक एहसान करोगी मुझ पर? वो कातर सुर में बोली। तू बोल तो सही। मैंने आश्वासन दिया तो वो बोली, तू इसे रख ले अपने पास, पाल ले इसे। मैं खर्च भेजती रहूंगी। खूब पढ़ाना लिखाना। और हाँ, मैं कभी कभी मिलने भी आया करूंगी। सबसे छुपकर आया करूंगी, लेकिन मेरी सच्चाई मत बताना कभी, वरना नफरत हो जाएगी इसे। जब पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगी तो सही समय पर सब सच बता देंगे। बोल अम्मा, तू करेगी ये एहसान मुझ पर? मैंने उसे गले से लगा लिया और हामी भर दी। अम्मा, तुम्हारे गांव की तरफ जाने वाली पहली बस सुबह 5 बजे खुलती है, मैं बिठा दूंगी। तुम चली जाना। अभी तो 2 ही बज रहे हैं और ठंड भी बहुत है। चलो कोई कोने वाली जगह ढूंढ लें। कम से कम ठंडी हवा से तो राहत मिलेगी। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी। कहकर उसने मेरा झोला उठाया और चल पड़ी। बच्ची मेरे गोद में थी। थोड़ी दूर चलने पर बस अड्डा आ गया। यात्री ठहराव के लिए बने हॉल नुमा बरामदे में एक खाली कोने में हमने रात काटी। वो रात भर बच्ची को अपनी छाती से लगाए रही। हम दोनों सुबह मुंह अंधेरे उठ गए। उसने चादर से मुंह ढक लिया और टिकट लेकर मुझे बस में बिठा दिया। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को सौंप दिया। इसके बाद उसने मेरे गांव का नाम पता
एक कागज पर लिख लिया। फिर बोली, अम्मा, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज से ये तुम्हारी है। मैं वहाँ सबसे कह दूंगी कि ठंड लगने से मर गई तो फेंक आई नदी में। उसकी आंखें नम थी, लेकिन एक अलग ही चमक थी उसकी आंखों में। बस खुलने ही वाली थी। बस वो बच्ची को चूमकर तेजी से नीचे उतर गई। तब से ये मेरे साथ है। मोहिनी 2-4 महीने पर आ जाती है मिलने। अब तो फ़ोन खरीद कर दे दिया है, तो जब मौका मिलता है बात भी कर लेती है। अरे ओ नानी, हाथ क्यों रुक गया तुम्हारा? खाओ ना। मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगी। चंचल ने हाथ पकड़कर अपनी नानी को झकझोरा तो वे वर्तमान में लौट आईं। अरे हाँ, खा ही तो रही हूँ। हो गया तुम्हारा तो तुम उठ जाओ। नानी हड़बड़ाकर बोली, तुम भी ना नानी, बैठे बैठे सो जाती हो। चंचल हंसते हुए बोली और नानी की तंद्रा टूटी। मन पुरानी बातों का मंजर चलचित्र की तरह सामने ले आया था। वो चंचल नहीं जानती थी अपनी माँ की बेबसी की कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हमारी कही को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं मेरी इसी कहानी की दुनिया में। जय हिंद, वंदे मातरम।